में जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ, न्यायिक जांच आयोग के सामने जियाउर रहमान की पेशी। संभल हिंसा को लेकर बर्क से पूछताछ चल रही है। संभल हिंसा मामले में आरोपी है जियाउर रहमान बर्क। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ में सांसद से पूछताछ चल रही है। सांसद बर्क की पेशी हुई है न्यायिक जांच आयोग के सामने, जहां पर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क से इस वक्त न्यायिक आयोग पूछताछ कर रहा है। संभल हिंसा में आरोपी है जियाउर रहमान बर्क। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और पेशी से पहले एसपी सांसद ने बयान भी दिया। सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं, ये कहा बर्क ने। संभल हिंसा को लेकर फिलहाल न्यायिक आयोग उनसे पूछताछ कर रहा है। लखनऊ में सांसद बर्क से पूछताछ चल रही है न्यायिक आयोग की। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। संभल के सांसद के हिंसा मामले को लेकर न्यायिक जांच आयोग के सामने पेशी है और पेशी से पहले जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हमें सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं है, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखी गई है। अंदर अभी जहां लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहां हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर, ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूँगा और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा। मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए। और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिल जाए। और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 35 याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें से 10 आज के लिए लिस्टेड हैं। इन याचिकाओं में जमीयत उलेमाए हिंद समेत केरल जमीयत उलेमा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की याचिका, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिकाएं शामिल हैं। तो वक्फ कानून पर लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में इस बीच सुनवाई। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तमाम याचिकाएं जो दायर की गई हैं इसे लेकर उन पर आज सुनवाई है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कुल मिलाकर 10 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वक्फ कानून को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो संसद से पास हुआ है, और इस मामले को लेकर सुनवाई है। कुल 10 याचिकाएं हैं जो उसके खिलाफ दायर की गई हैं। बोर्ड तो अब वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है। बोर्ड वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही था। आप दूसरे के ऊपर मत फोड़िए, ठीक रहिए। आप ही के नियंत्रण में था, आप ही के तो नियंत्रण में था, आप ही के नियंत्रण में आकर के वो बोल रहा है। अब उसे जो आपने जमीन हड़पो योजना बनाई है उसको अमली जामा भी वही पहनाएगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है।
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई। समर्थन बनाम विरोध पर अदालत में लड़ाई। वक्फ संशोधन कानून इस वक्त देश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। बंगाल में हुए बवाल के बाद इस कानून के समर्थन बनाम विरोध की लड़ाई को और हवा मिल गई है। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है, जहां 10 याचिकाओं पर सुनवाई है। 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन कानून को संविधान विरोधी बताया गया है और इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन विरोध की इन आवाजों के बीच समर्थन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की इजाजत मांगी है। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है, यानी सदन में पास होने और देश की महामुहिम की स्वीकृति के बाद अब वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लखनऊ में आज मायावती ने बड़ी बैठक की। बसपा की बैठक में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे और बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं हुए। बैठक में पार्टी के लोगों को कहना था कि मीटिंग में आकाश आनंद को लेकर चर्चा हुई, लेकिन आकाश आनंद को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो आकाश आनंद को फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पार्टी में वापसी जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद जो आज बैठक हुई उसमें आकाश आनंद शामिल नहीं थे और बैठक में मौजूद यही चर्चा लोग कर रहे थे कि फिलहाल आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और लखनऊ से इस वक्त हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन, वापसी तो हो गई आकाश आनंद की आज मीटिंग में, लेकिन शामिल नहीं हुए और चर्चा यही रही कि फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो उन्हें लेकर क्या मंथन चल रहा है? कोई इरादा अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि आकाश आनंद को क्या जिम्मेदारी अब दी जाएगी आगे? देखिए, पूरी मीटिंग में बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सबकी नजरें इसी बात पर थी कि इससे पहले जिस तरह से मीटिंग्स में वो मायावती जी के साथ में उतरते थे और साथ में वो मीटिंग में शामिल होते थे, ऐसा ही कोई नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन आज वो मीटिंग में नजर नहीं आए। बाद में जब विस्तार से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पता ये चला है कि 24 तारीख को उनके सगे छोटे भाई ईशान आनंद की शादी जो है हरियाणा में है, तो शायद उस शादी की व्यवस्था की वजह से वो इस बैठक में नहीं आ पाए हैं। हालांकि बैठक के बाद जो पदाधिकारी बाहर निकले, जब उनसे इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की गई तो साफ तौर से उन्होंने बताया कि उनके निष्कासन से वापसी के संबंध में खुद बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने मीटिंग में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा है कि जब कोई गलती करता है छोटा, तो उसको इस बात के आधार पर कि अपनी गलती को मान ले, उसको सुधार करने की बात करे तो उसको माफ कर दिया जाता है। ऐसे में पिछले दिनों आकाश आनंद ने न सिर्फ एक्स के माध्यम से बल्कि पर्सनली भी उनसे मुलाकात करके उनसे माफी मांगी है। पीछे किए गए अपने कामों के लिए, खासतौर ससुराल पक्ष से जो पीड़ित, जो ससुराल पक्ष से वो जो है बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उस मामले पर उन्होंने मायावती जी से माफी मांगी है। तो ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि ऐसे में जब हमारे महापुरुषों ने बड़ों को माफ किया है तो हमने भी आकाश आनंद को माफ कर दिया है। हालांकि उनकी जिम्मेदारी को लेकर कोई ऐलान शायद इसलिए नहीं हो पाया है कि 24 तारीख को जो घर की शादी है, वो शादी खत्म होने के बाद शायद उनको जिम्मेदारी का ऐलान किया जाए। फिलहाल आकाश आनंद के मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा हुई। उनको वापसी के साथ साथ वो पार्टी के लिए काम करेंगे, इस बात का भी ऑफिशियल ऐलान खुद बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने किया। इसके अलावा 2 मार्च को जो तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी और जो लक्ष्य दिए गए थे उन लक्ष्यों पर बात हुई है। और एक बड़ी बात जो मायावती ने इस बैठक में कही है कि 2007 में जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो सर्व समाज के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। अपने पदाधिकारियों को कहा कि आप जाइए क्षेत्र में, सर्व समाज के लोगों को, यानी उसमें जाति, धर्म, मजहब देख न करके, बल्कि अगले पिछड़े जो तमाम वंचित लोग हैं उनको मैक्सिमम पार्टी का सदस्य बनाया जाए ताकि वो 2027 के चुनाव में सत्ता में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
बढ़ते आगे, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के बाद सियासी तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस विरोध में ईडी दफ्तर का घेराव करेगी, जबकि जहां ईडी दफ्तर नहीं है वहां जिला मुख्यालय का घेराव करेगी। तो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस प्रकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यहां तक कि सैम पित्रोदा का नाम शामिल हुआ है और उसे लेकर पूछताछ हुई है, कांग्रेस उसका विरोध करेगी। ईडी के इस एक्शन के बाद ईडी दफ्तर का घेराव करेगी हर शहर में, और जहां ईडी दफ्तर नहीं है वहां पर जिला मुख्यालय का घेराव करेगी। तो नेशनल हेराल्ड में ईडी के एक्शन के बाद सियासी तकरार बढ़ चुकी है। कांग्रेस इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कहा कि हमारे नेताओं के खिलाफ साजिश हो रही है। ये चार्जशीट पूरी तरह से फेक है। बीजेपी के सरकार में कांग्रेस का नेतृत्व पर हमला किया जा रहा है। की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये जब से सरकार आई है तब से हमारे नेतृत्व के ऊपर हमला किया जा रहा है। आप देखा होगा आपने कल की चार्जशीट जो नेशनल हेराल्ड केस में जो दाखिल किया है ईडी ने, और पूरी तरीके से वो फेक है और जानबूझकर केवल हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी जब से ये सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, शहर पूरे सड़क से लेके सदन तक, ये सरकार बौखला गई है। वहीं प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि धरना और प्रदर्शन का अधिकतर अधिकार जो है वो कांग्रेस को है, लेकिन देश में लूट मचाने का अधिकार किसी को नहीं है। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को अटैच किया है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नवीन राणा की ओर से यहां पर नोटिस लगाया गया। नोटिस में प्रॉपर्टी की कीमत 64 करोड़ 23 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी हुई कंपनियों की पूरे देश में तमाम संपत्तियों को अटैच भी किया है। राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड पर भी नेशनल हेराल्ड की एक बड़ी संपत्ति है जो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में है। बताया जाता है कि एक ज़माने में यहीं पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर हुआ करता था, उन लोगों की आवाजाही हुआ करती थी, हमेशा यहाँ पर गहमा गहमी रहती थी, लेकिन अब ये पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ के नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में भी अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मेन गेट के बगल में ही नोटिस लगाई गई है ईडी की ओर से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर नवीन राणा की ओर से ये लगाई गई है नोटिस। और इस प्रॉपर्टी का देख सकते हैं, लखनऊ की इस प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है यहाँ पर, द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, विश्वेश्वरनाथ रोड, लखनऊ। ये लखनऊ का एड्रेस है। इस प्रॉपर्टी की कीमत इस नोटिस में जो बताई गई है 64 करोड़ 23 लाख 51,100 रुपए। और कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। एक तरफ सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। आज दूसरे दिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कल वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। कारोबारी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई है। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो ना ही किसी के दबाव में आने वाले हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है। हमारे
परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है कि हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बारी भी भेजेंगे हर चीज स्पष्ट ऑलरेडी है, पर फिर भी मैं हर क्लियर तरीके से बोलता हूं। और मैं यही कहूंगा कि अभी जो कहीं भी अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, एजेंसियों को भेजा जाता है, केस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म होता है उनका पता ही नहीं चलता है, केस खत्म हो जाता है, हर चीज होता है। तो ये जो गलत हो रहा है ये। बंगाल में हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की हिंसा पर सभी विपक्षी दल क्यों चुप हैं? सभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चुप्पी साधे हैं। आज की तारीख में दुख की ये बात है, बांग्लादेश की घटना गांव गांव गली गली तक चली गई है। हिंदू पलायन कर रहे हैं डर से, ममता बनर्जी चुप हैं, पुलिस के सामने हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा दुख की बात है, कांग्रेस के राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिहार के तेजस्वी यादव, लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट के लोग नहीं बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहे हैं। पूरे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग और इंडी गठबंधन है, किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? अखिलेश यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मऊ कोर्ट ने जारी किया है अफशान अंसारी पर वारंट। अफशान अंसारी के खिलाफ आजीवन वारंट जारी किया गया। जमीन कब्जा कर गोदाम बनाने का आरोप है। अफशान अंसारी पर दाखिल टोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मऊ कोर्ट ने वारंट जारी किया। अफशान अंसारी के खिलाफ आजीवन वारंट जारी किया गया। जमीन कब्जा कर गोदाम बनाने का आरोप है और दखिन टोला थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्तार की पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अफशान अंसारी पर मऊ कोर्ट ने आजीवन वारंट जारी किया। आजीवन वारंट अफशान अंसारी के खिलाफ जमीन कब्जा कर गोदाम बनाने का आरोप है। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के घर उनके समर्थक ढोल लेकर जश्न मनाने पहुंचे। ये जश्न कमिश्नर अजय मिश्रा के ट्रांसफर होने के बाद ढोल बजाकर मनाया गया। बीते 20 मार्च को रामकथा के कलश यात्रा के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर को रोका था और इस दौरान कहा सुनी में उनका कुर्ता फट गया था और उसके बाद नंदकिशोर न्याय मिलने को लेकर फटे कुर्ते में निकल रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र लोनी के लोगों से फटे कुर्ते पहनने की उन्होंने अपील भी की। अलीगढ़ में एक होटल पर हिंदू देवी देवताओं के मंत्र लिखे कागज को नैपकिन की तरह इस्तेमाल करने पर हंगामा हो गया, जिसकी शिकायत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की। नॉनवेज खाना देने वाले होटल में मंत्र लिखे कागज को नैपकिन की तरह इस्तेमाल करने पर होटल मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कागज पर भारत माता की जय के साथ कई मंत्र लिखे गए थे। पूरा मामला थाना अतरौली क्षेत्र के कस्बे सुभाष चौक के पास एक होटल का है। तो एक होटल में मंत्र लिखे कागज का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह करने पर लोगों ने हंगामा किया। मीट बिरयानी के होटल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, खाना रखने के लिए टिश्यू पेपर की तरह या हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर की तरह, जिस पर एक्शन हुआ। बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत की। अलीगढ़ में एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी मुस्कान ने जेल में रहकर नई सहेली बना ली है। सहेली का नाम संगीता है और संगीता पर भी अपने पति की हत्या का आरोप है। दोनों पति को मारकर बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। इसके अलावा दोनों की प्रेगनेंसी जेल में रहकर ही कंफर्म हुई है। आपको बता दें कि आरोपी मुस्कान पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में बॉडी को दफनाने का आरोप लगा है।
कारागार में जो महिलाएं निरुद्ध होकर आती हैं उनको पता चलता है, डॉक्टर पहले परीक्षण करते हैं, पता चलता है कि यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। सेकेंड ओपिनियन के बाद यदि उन्होंने लिखा है कि बाहर जाना है तो 2 महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा था। आप सही कह रही हैं, वो दोनों प्रेग्नेंट निकली हैं। एक का नाम संगीता है और दूसरी का नाम मुस्कान। मुस्कान को तो लगभग 15 से 20 दिन हो गए, उसको लगभग 1-1.25 महीना हो गया होगा और वो शायद फरवरी लास्ट में आई थी। मुस्कान तो अभी मार्च लास्ट में आएगी। गाजियाबाद से खबर, पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या के बाद खुद भी जान दी। प्रॉपर्टी डीलर कुलदीप त्यागी ने हत्या की। रिवॉल्वर से गोली मारकर यह हत्या की गई है। हत्या के बाद खुद को भी गोली मारी। गाजियाबाद के सिहानी इलाके की घटना है। तो गाजियाबाद में एक पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद खुद की जान भी दे दी। वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है, जिसका नाम कुलदीप त्यागी है। पत्नी की हत्या के बाद खुद भी उसने जान दी। अमित राणा से इस पर अपडेट लेते हैं। जी अमित, पुलिस ने क्या जानकारी दी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, पूरे इलाके में उस समय सनसनी फैल गई थी, जिस दौरान ये पता चला कि पत्नी की पहले हत्या कर दी गई पति के द्वारा और उसको खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। इस पूरे मामले की तफ्तीश में जब मौके पर पुलिस पहुंची थी, उन्होंने वहां से एक सुसाइड लेटर मिला है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था, कुलदीप त्यागी जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, उसने साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वो कैंसर से ग्रसित था और कैंसर जैसी बीमारी जिसका लाखों रुपए खर्चा आना था, उस खर्चे से बचने के लिए सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या की। उसके बाद अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब तक हमने सिर्फ ये सुना था कि कैंसर जो बीमारी है ये जानलेवा है और किसी की जान भी ले सकती है, लेकिन आज पहली मर्तबा गाजियाबाद की जो घटना सामने आई है वो साबित कर रही है कि कैंसर जैसी बीमारी के इलाज का जो खर्चा है वो भी किसी की जान ले सकता है, वो भी एक नहीं दो, जिसका ये हालिया मामला सामने को देखने को मिला, जो कि नंदग्राम थाना क्षेत्र के सियानी गाँव इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए। आईआईटी कानपुर की छात्रा से यौन शोषण के मामले में फंसे एसीपी मोहसिन खान अब आईआईटी से पीएचडी नहीं कर पाएंगे। उन्हें संस्थान ने टर्मिनेट कर दिया है। आईआईटी प्रशासन का कहना है कि एसीपी मोहसिन खान बिना लीव अप्रूव कराए एब्सेंट चल रहे थे। आईआईटी प्रशासन ने मोहसिन खान का तत्काल प्रभाव से नाम भी संस्थान के दस्तावेजों से हटाने के निर्देश दिए। 11 अप्रैल को मोहसिन को पत्र भेजकर टर्मिनेशन की जानकारी दी गई, लेकिन मोहसिन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच में तैनात रहे मोहसिन खान आईआईटी से साइबर विषय में पीएचडी कर रहे थे और उसी इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रही पश्चिम बंगाल की छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। मामले में कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर 2004 को एफआईआर हुई, 2024 को एफआईआर हुई और उसके बाद मोहसिन को निलंबित कर दिया गया था। आईआईटी की छात्रा के साथ हुए यौन शोषण के मामले में एसीपी मोहसिन खान की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जहां एक और पिछले साल दिसंबर में मोहसिन खान के खिलाफ छात्रा ने कल्याणपुर थाने मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं पुलिस के अधिकारियों ने उसे निलंबित कर दिया। अब इन सब के बीच पीएचडी अब मोहसिन खान नहीं कर पाएंगे क्योंकि कमेटी ने उसे निष्कासित कर दिया। 11 तारीख को एक एप्लीकेशन भेजी गई थी जिसमें साफ तौर पर ये चीज़ मेंशन की गई थी कि पिछले काफ़ी समय से मोहसिन खान एब्सेंट चल रहे हैं और ऐसे में अब वो आईआईटी कानपुर से पीएचडी नहीं कर पाएंगे, यानी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।